नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक, सार्थक पहल बदलाव हमसे मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं मेमोरी। कंप्यूटर जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। अभी वर्तमान समय में जितनी भी वैकेंसी आई हैं उसका महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर, और कंप्यूटर का महत्वपूर्ण घटक होता है मेमोरी। मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग प्रोग्राम, डाटा व अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग प्रोग्राम, डाटा व अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी भी समय आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जा सकता है। कभी भी उसका उपयोग किया जा सकता है। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी है, मूल रूप से इसको दो भागों में बांटा गया है। प्राइमरी मेमोरी है जिसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। तो याद रखेंगे, कंप्यूटर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जिसे कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। क्लियर एकदम? अब प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को यदि हम देखें तो इसे भी तीन भागों में बांटा गया है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब स्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी अर्थात अस्थायी मेमोरी। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत रोम, प्रोम, नॉन वोलेटाइल अर्थात स्थायी मेमोरी, रोम, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। और वोलेटाइल मेमोरी अर्थात अस्थायी मेमोरी में हम इसमें देखेंगे डायनामिक रैम। वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत, अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसे भी दो भागों में हम पढ़ेंगे, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। इसी प्रकार जो सेकेंडरी मेमोरी है या द्वितीयक मेमोरी है, इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इसको भी हम अलग अलग भागों में विभक्त करते हैं, और इसके जो दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, ए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, क्रमानुसार मेमोरी, और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी मतलब क्रम से इसका उपयोग किया जाता है, और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी मतलब जिस बिंदु पर जाना है वही बिंदु पर हम पहुंच सकते हैं। इन सब को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, इसको हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसको दो भागों में बांटा है, सिक्वेंशनल एक्सेस, इसमें हम मैग्नेटिक टेप के विषय में पढ़ेंगे, और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस, और इसको तीन भागों में बांटा गया है, चुंबकीय डिस्क अर्थात मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क अर्थात ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत देखें तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत हम पढ़ेंगे BRD, ब्लू रे डिस्क। फिर है CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क R, उसके बाद CDR/CDR/W और उसके बाद में है DVD। तो ऑप्टिकल डिस्क में हम 5 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, BDR, CD-ROM, CDR, CDR/W और DVD। इसी प्रकार मैग्नेटिक डिस्क को भी हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे, एक फ्लॉपी और हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। तो बड़ी अच्छी क्लास हमारी होने वाली है और इन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी। तो यह मेमोरी यूनिट जो सीधे CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क में रहता है सीधे। तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी क्या है? यह सीधे CPU से संपर्क में रहता है, एनी टाइम, कभी भी, हर समय ये कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। अस्थायी मेमोरी है ये, जो प्राथमिक मेमोरी है। तो इसमें तो हम देखेंगे दोनों प्रकार की मेमोरी है, स्थायी मेमोरी भी हम देखेंगे, अस्थायी मेमोरी भी देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये अस्थायी मेमोरी होती है। और कंप्यूटर के विद्युत सप्लाई बंद होने पर इसमें स्टोर डाटा समाप्त हो जाता है, ये एक खासियत होती है। जितनी भी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी है, तो इसमें जो है कंप्यूटर की सप्लाई, विद्युत सप्लाई जैसे ही बंद होती है, इसमें स्टोर डाटा समाप्त हो जाता है। याद रखना, प्राइमरी या मेन मेमोरी, कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होने पर इसमें स्टोर डाटा समाप्त हो जाता है। जैसे रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम और रैम। रोम, रैम सब प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के अंतर्गत आता है। पिछले साल ये क्वेश्चन बना था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत है, और गलत भी हुआ कई लोगों का। तो अब कोशिश करें कि अब गलत ना हो। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम और रैम। क्या है इसमें? प्राइमरी मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। अब इसमें लोकेशन में डाटा संग्रहित करने को राइट तथा रीड कहते हैं। इसमें जो डाटा होता है, संग्रहित होता है, इसमें लिखने को राइट, और यदि सिर्फ पढ़ना है तो उसे रीड कहते हैं। अब हमने पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। तो अर्थात ये जो IC चिप्स जो होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है, इसका प्रयोग किया जाता है इसके लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो IC चिप्स है, इसका विकास J.S. किल्बी द्वारा किया गया है। J.S. किल्बी द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। IC चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट का जो विकास हुआ है, वो किसने किया है? J.S. किल्बी के द्वारा किया गया है। अब हम पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल, तो हम तो सबसे पहले प्राथमिक मेमोरी पढ़ रहे हैं। प्राथमिक मेमोरी को हमने 2 भागों में बांटा था। पहले शुरुआत में ही हमने एक चार्ट के माध्यम से बता दिया कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, और नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल अर्थात स्थायी मेमोरी, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रोम, प्रोम, ई-रोम और ई-ई-प्रोम। रोम, प्रोम, ई-प्रोम और ई-ई-प्रोम। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी ये स्थायी मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर इसे केवल पढ़ सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी
कहा जाता है? बड़ा सरल है, रोम रीड ओनली मेमोरी स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर में संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती, उसे बदला नहीं जा सकता है। कंप्यूटर केवल पढ़ सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और रोम का निर्माण जो होता है, रीड ओनली मेमोरी का निर्माण सेमीकंडक्टर डिवाइस से किया जाता है। क्लियर हो गया रोम। अब हम देखेंगे प्रोम। प्रोम अर्थात प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी और प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे रोम में देखा ना हमने, स्थायी मेमोरी, इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन प्रोम में क्या कर सकते हैं? विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है, अर्थात बदला जा सकता है। और एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है, फिर उसे बदला नहीं जा सकता है। तो क्लियर प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है ई प्रोम। ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल तो मतलब इसमें अल्ट्रा वायलेट किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। काय का उपयोग करते हैं इसमें? अल्ट्रा वायलेट किरणों का इसमें प्रयोग किया जाता है और पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जाता है, इसलिए इसे अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम भी कहते हैं। याद रखना, अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम भी कहा जाता है। अब ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह के रोम को सर्किट से निकाले बिना इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब सर्किट से इसे निकाले बिना इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा नॉन वोलेटाइल मेमोरी और इसमें है रोम, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। ये स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर इसे पढ़ सकता है, परिवर्तन नहीं कर सकता। ये हमने रीड ओनली मेमोरी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वोलेटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी के अंतर्गत वोलेटाइल मेमोरी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रैम। एक ही घटक है रैम, अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी माइक्रोचिप से बना तीव्र सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी माइक्रोचिप से बना तीव्र सेमीकंडक्टर मेमोरी है। यह एक अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल है, अर्थात अस्थायी मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। डाटा एवं सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। हमने उधर क्या पढ़ा था? नॉन वोलेटाइल मेमोरी में बदला नहीं जा सकता, और इसमें क्या किया जा सकता है? अस्थायी मेमोरी है और संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। पावर सप्लाई बंद होने पर रैम का डाटा समाप्त हो जाता है, इसलिए सहायक मेमोरी में लाकर स्टोर किया जाता है।
पावर सप्लाई जैसे बंद होती है तो रैम का डाटा समाप्त हो सकता है, तो इसलिए इसे सहायक मेमोरी में लाकर स्टोर किया जाता है। रैम को कंप्यूटर के वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, याद रखना, रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। और जो रैम की जो कैपेसिटी होती है वो जीबी गीगाबाइट में मापा जाता है, गीगाबाइट में मापा जाता है। और रैम के मुख्य रूप से दो भाग हैं, दो भागों में बांटा गया है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम। तो हम स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, तो डायनामिक रैम में डाटा बनाए रखने के लिए उसे 1 सेकंड में सैकड़ों बार रीराइट या रिफ्रेश किया जा सकता है। हम डायनामिक रैम की बात कर रहे हैं। डायनामिक रैम में डाटा स्टोर रखने के लिए उसे 1 सेकंड में सैकड़ों बार रीराइट और रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया? डायनामिक रैम इसको बार बार रीराइट रिफ्रेश करना पड़ता है और स्टैटिक रैम को बार बार रीराइट या रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अभी पढ़ रहे हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हमने चार्ट में बता दिया, 3 भागों में बांटा गया है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी और एक है कैच मेमोरी, CACHE, कैच मेमोरी। तो हम कैच मेमोरी में देखेंगे तो मेमोरी से डाटा, कैच मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की CPU के डाटा प्रोसेस करने की गति से काफ़ी धीमी होती है। क्या बात की हमने? मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति जो है CPU के डाटा प्रोसेस करने की गति से काफ़ी धीमी होती है, तो इसलिए माइक्रो प्रोसेस में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अतः इस कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? प्राइमरी मेमोरी व CPU के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी, जहां बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा और इंस्ट्रक्शंस को संग्रहित किया जाता है, तो उसे कैच मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। क्या बताएं? हमने क्या बोला? प्राइमरी मेमोरी की गति कम होती है, CPU की गति बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? किसी तीव्र मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो प्राइमरी मेमोरी व CPU के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी होती है, जिसे क्या कैच मेमोरी कहते हैं, और जहां बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा एवं इंस्ट्रक्शन को संग्रहित किया जाता है। तो कैच मेमोरी CPU व मैन मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। जो प्राइमरी मेमोरी है या मैन मेमोरी है और CPU है, इसके बीच बफर का काम करता है। तो क्लियर हो गया? हमने 3 घटक पढ़ लिए प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत। प्राइमरी मेमोरी को मैन मेमोरी कहते हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी अर्थात स्थायी मेमोरी, फिर कैच मेमोरी और फिर वोलेटाइल मेमोरी अर्थात अस्थायी मेमोरी। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी। देखते हैं हम इसमें। द्वितीयक मेमोरी में डाटा एंड इंफॉर्मेशंस को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है, बाहर से लगाया जाता है। ये परमानेंट मेमोरी इसे कहा जाता है, परमानेंट मेमोरी इसे कहा जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी लगभग असीमित, स्टोरेज कैपेसिटी लगभग असीमित, डाटा ट्रांसफर गति धीमी होती है। द्वितीयक मेमोरी पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? द्वितीयक मेमोरी में डाटा एंड इंफॉर्मेशंस को, सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है। परमानेंट मेमोरी इसे कहा जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी लगभग असीमित, लेकिन डाटा ट्रांसफर गति सीमित होती है। सहायक मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है, जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है। जबकि प्राइमरी मेमोरी में देखा, मैन मेमोरी में हमने देखा था नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल मेमोरी। इसमें क्या विद्युत सप्लाई बंद होने के बाद में डाटा अपने आप ही समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सहायक मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है, जिसमें विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी डाटा बना रहता है। और इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक टैप,
मैग्नेटिक डिस्क जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क सहायक मेमोरी के उदाहरण है। इसके अंतर्गत पेन ड्राइव वगैरह हम सब कुछ हम पढ़ेंगे। और इसे भी दो भागों में बांटा गया है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल मतलब क्रम से और डायरेक्ट मतलब जिस बिंदु पर जाना है वही। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इसमें वांछित डाटा को क्रमानुसार ही पढ़ा जाता है और इसमें जैसे पेरोल, बिजली का बिल आदि। तो मैग्नेटिक टेप, और इसका प्रमुख उपकरण क्या है? मैग्नेटिक टेप। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का सबसे अच्छा उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। इसमें प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ, सबको पता है चुंबकीय पदार्थ कौन सा? आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड। याद रखना, हमने आयरन ऑक्साइड बहुत बार पढ़ा है, क्रोमियम डाइऑक्साइड नहीं पढ़ा है। तो इस पर आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है जिसे विद्युतीय हेड से प्रभावित कर डाटा स्टोर किया जाता है। क्लियर हो गया? मैग्नेटिक टेप ये सिक्वेंशियल सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक टेप। अब हम देखेंगे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, तो इसमें वांछित सूचनाएं डाटा को सीधे पढ़ा जा सकता है, क्रम से नहीं, सीधे पढ़ा जा सकता है। इस कारण डाटा को पढ़ने में कम समय लगता है और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी से डाटा पढ़ने में लगा समय डिस्क पर डाटा की स्थिति तथा रीड राइट हेड की स्थिति पर निर्भर करता है। और इसके प्रमुख उदाहरण हम देखेंगे और इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क, और फिर पढ़ेंगे हम इसमें ऑप्टिकल डिस्क और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क यह एक स्थायी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है और जो चुंबकीय डिस्क होती है इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है और इसमें भी मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क। पिछले वीडियो में हमने इसको बड़े अच्छे से पढ़ लिया है। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक तरीके की मैग्नेटिक डिस्क है, वृत्ताकार डिस्क होती है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी रहती है। प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में इसे बंद रखा जाता है। प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में इसे बंद रखा जाता है, ठीक है। और फ्लॉपी पर डाटा सेक्टर में लिखा जाता है। प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है। फ्लॉपी डिस्क के जो सेक्टर होते हैं तो एक सेक्टर की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 512 बाइट होती है। फ्लॉपी डिस्क का नाम उसके लोचदार प्लास्टिक प्लेट से बने होने के कारण उसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। दूसरा हम मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत पढ़ेंगे हार्ड डिस्क। नाम से ही पता चल रहा, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और दूसरा है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक की बनी होती है और हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है और यह एक स्थायी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक तथा डाटा को स्टोर करने पढ़ने की जो गति होती है बहुत ही अधिक होती है, बहुत ही अधिक होती है। हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम धातु का बना एक पतला डिस्क होता है, जहाँ फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का हमने पढ़ा था और हार्ड डिस्क जो है एल्यूमिनियम धातु का बना एक पतला डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का एक लेप चढ़ा रहता है और ये लचीली नहीं होती है। हार्ड डिस्क लचीली नहीं होती है। क्लियर है एकदम? हार्ड डिस्क। अब हम पढ़ेंगे विंचेस्टर डिस्क। ये भी चुंबकीय डिस्क है, विंचेस्टर डिस्क। हार्ड डिस्क को डिस्क पैक के आधार पर जिप डिस्क पैक,
तथा विंचेस्टर डिस्क में बांटा गया है। ये उतना महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल डिस्क? तो FAT, फाइल एलोकेशन टेबल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो ऑप्टिकल डिस्क काय की बनी होती है? सोचिए जरा, ऑप्टिकल डिस्क काय की बनी होती है? तो ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना गोल डिस्क है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना गोल डिस्क है। हमने तीनों फ्लॉपी डिस्क पढ़ा, प्लास्टिक का, हार्ड डिस्क एल्यूमिनियम का, और ऑप्टिकल डिस्क की बात कर रहे हैं हम। तो ऑप्टिकल डिस्क काय का? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना गोल डिस्क है, जिसकी एक सतह से प्रकाश परावर्तित करने के लिए एल्यूमिनियम की परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। काय की परत चढ़ी रहती है उसके ऊपर? एल्यूमिनियम की, जिसकी एक सतह को प्रकाश परावर्तित करने के लिए एल्यूमिनियम की परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। याद रहेगा, प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क काय की परत चढ़ाई जाती है इसके ऊपर? एल्यूमिनियम की परत, पतली परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा लिखने या मिटाने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे लेजर डिस्क भी कहते हैं। इसको लेजर डिस्क भी कहते हैं, याद रहेगा। ऑप्टिकल डिस्क के प्रयोग के कई लाभ हैं कि कम लागत में अधिक स्टोरेज क्षमता होती है और डाटा को लंबे समय तक, लगभग 30 वर्ष तक इसमें सुरक्षित रखा जा सकता है। डाटा को ऑप्टिकल डिस्क में लगभग 30 वर्ष तक स्टोर किया जा सकता है। डाटा के परिवर्तित होने या मिटने की संभावना बहुत ही कम होती है। मिटने की संभावना बहुत ही कम होती है। डिस्क द्वारा डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी है ऑप्टिकल डिस्क की। धूल, मिट्टी, उंगली के निशान आदि से डिस्क के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। और सामान्य डिस्क को एक बार डाटा लिखे जाने के बाद उसमें परिवर्तित करने या दूसरा डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। यूज एंड थ्रो वाली डिस्क होती है ये। एक डिस्क को एक डाटा लिखने में एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, उसमें डाटा मिटाकर दोबारा लिखने में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत, सेकेंडरी डिवाइस के अंतर्गत CD रोम अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखो, रोम जो है वो मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आता है, लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क CD रोम जो है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत है। यह ऑप्टिकल डिस्क का ही एक प्रकार है। ऑप्टिकल डिस्क पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार कौन सा है? CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑडियो वीडियो फाइल आदि स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और CD रोम को डाटा को बार बार रीड किया जा सकता है, बट डाटा को राइट नहीं किया जा सकता, याद रखना। इसके डाटा को बार बार रीड कर सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते। बार बार एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया। क्लियर हो गया? ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क रोम जो है, CD रोम जो होता है 120 mm तथा 1.2 mm मोटाई में उपलब्ध होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? इसका जो व्यास होता है 120 mm का होता है और इसकी जो मोटाई होती है 1.2 mm। व्यास 120 mm और जो मोटाई होती है 1.2 mm होता है, जिसमें लगभग 80 मिनट का वीडियो डाटा स्टोर किया जा सकता है। 80 मिनट का वीडियो डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसको पढ़ते कैसे हैं भाई? CD रोम को कैसे पढ़ते हैं? तो CD रोम को CD ड्राइव की सहायता से पढ़ा जाता है। CD ड्राइव की सहायता से पढ़ा जाता है। CD ड्राइव की सहायता से पढ़ा जाता है।
अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत दूसरा जो है वो है सीडीआर अर्थात सीडी रिकॉर्डेबल। सीडीआर आर का अर्थ है रिकॉर्डेबल। यह सामान्य कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ऑप्टिकल डिस्क का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें रिकॉर्डेबल ड्राइव की सहायता से कंप्यूटर डाटा स्टोर किया जा सकता है। क्या? कंप्यूटर डाटा स्टोर किया जा सकता है। काय की सहायता से? रिकॉर्डेबल ड्राइव की सहायता से कंप्यूटर डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसमें एक ही बार लिखा जा सकता है, बार बार पढ़ा जा सकता है, बार बार बदला इसमें भी नहीं जा सकता। इसके बाद है डीवीडी। ये भी ऑप्टिकल डिस्क का ही एक उदाहरण है। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क बोल सकते हैं या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी। इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। सीडी रोम से इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है और आरंभ में इसका प्रयोग चलचित्र मूवीज के लिए किया जाता था। और एक लेयर में जो है 4.7 GB तक की क्षमता इसकी होती है। 8 GB तक इसकी क्षमता होती है। तो अर्थात इसमें अधिक डाटा भी रखा जा सकता है और 30 वर्षों तक उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। बस मिट्टी, धूल, फिंगरप्रिंट इससे इसे बचाने की ज़रूरत होती है। एक ऑप्टिकल डिस्क का एक और उदाहरण है ब्लू रे डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का एक और उदाहरण है ब्लू रे डिस्क। ये भी ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जो उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण में बहुत अधिक लोकप्रिय है। इसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। ब्लू वायलेट लेजर रेज का प्रयोग किया जाता है और इसकी भंडारण क्षमता जो होती है एक लेयर में 25 GB, 2 लेयर में 50 GB तक हो सकती है। अभी हमने डीवीडी के बारे में पढ़ा था, एक लेयर में 4.7 GB, 2 लेयर में 8 GB तक होता है, लेकिन ब्लू रे डिस्क में एक लेयर में 25 GB और 2 लेयर में 50 GB तक की इसकी भंडारण क्षमता होती है। तो 50 GB अर्थात 50 गीगाबाइट डाटा 9 घंटे का हाई डेफिनेशन वीडियो या 23 घंटे का स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी जो भंडारण क्षमता ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। तो हम अभी ऑप्टिकल डिस्क पढ़ रहे थे और ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत हमने सीडी रोम, सीडीआर, डीवीडी, बीआरडी, ब्लू रे डिस्क, बीआरडी ब्लू रे डिस्क आदि पढ़ा। अब हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी के प्रमुख उपकरण ही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है? एमपीपीएससी के मेंस में भी 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पेन ड्राइव देखा तो सबने है। पेन ड्राइव तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एक प्रकार है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब स्थायी मेमोरी का एक प्रकार है। प्लग एंड प्ले के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्लग एंड प्ले अर्थात लगाओ और खेलो, लगाओ और उपयोग करे के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। स्थायी मेमोरी का तो प्रकार है नॉन वोलेटाइल, लेकिन द्वितीयक मेमोरी का ये उदाहरण है जिसे कंप्यूटर से हटा लेने पर भी डाटा बना रहता है। कंप्यूटर से हटा लेने पर भी या लाइट वगैरह चल जाए तो इसका डाटा समाप्त नहीं होता है। क्लियर है? जेब में रखकर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, इसलिए इसे पेन ड्राइव कहते हैं।
ये क्या है, एक प्रकार का USB है, एक प्रकार का ड्राइव है, लेकिन इसका आकार इतना छोटा होता है कि इसको जेब में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, इसलिए इसे पेन ड्राइव कहते हैं। इसमें पुराने डाटा को मिटाकर नया डाटा बार बार स्टोर किया जा सकता है, अर्थात ये री रीडेबल है तो री राइटेबल भी है। इस पर री रीड भी किया जा सकता है, री राइट भी किया जा सकता है। क्लियर है एकदम। इसके घिसने टूटने का खतरा नहीं रहता है, यह झटके से भी सुरक्षित रहता है, मैकेनिकल जो शॉक्स होते हैं इससे भी सुरक्षित रहता है, परंतु इसे धूल और खरोच से खराब होने का भी कोई खतरा नहीं है, वायरस वगैरह से इसे बचाने की ज़रूरत होती है। अब दूसरा मेमोरी कार्ड, सेम इसी कंडीशन पे मेमोरी कार्ड भी तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एक प्रकार है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य आधुनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फ़ोन है, डिजिटल कैमरा है, PDA है, पॉमटॉप है, स्मार्टफोन है, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। और ये मल्टीमीडिया कार्ड के रूप में MMC क्या फुल फॉर्म इसका, मल्टीमीडिया कार्ड भी इसे कहा जाता है, मल्टीमीडिया कार्ड भी इसे कहा जाता है। एक है स्मार्ट कार्ड, ये तो बैंकिंग से संबंधित है, आर्थिक शब्दावली है, लेकिन है तो ये भी कार्ड, इसमें भी ऐसी चिप लगी हुई होती है, तो इसे चिप कार्ड या इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी कहा जाता है। एक छोटा प्लास्टिक कार्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, यहाँ जो VINYL छूट गया, इसे L भी नोट करेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना कार्ड है। स्थायी मेमोरी चिप लगा होता है इसके ऊपर, स्मार्ट कार्ड रीडर द्वारा इसे पढ़ा जाता है। स्मार्ट कार्ड को स्मार्ट कार्ड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, पहचान कार्ड या सिक्योरिटी कार्ड जो होते हैं वो सब स्मार्ट कार्ड के अंतर्गत ही आते हैं। सबने देखा है इसे स्मार्ट कार्ड को। अब है वर्चुअल मेमोरी, नाम से ही यह मेमोरी प्रबंधन की एक व्यवस्था है और इसमें बड़े सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के OS अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के OS में उपयोग की जाने वाली एक सामान्य टेक्निक है जो वर्चुअल मेमोरी होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का उपयोग करती है, ताकि कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी की कमी की भरपाई करने में सक्षम बनाया जा सके। कंप्यूटर को भौतिक मेमोरी की कमी की भरपाई करने में सक्षम बनाया जा सके। अस्थायी रूप से डाटा को रैंडम एक्सेस मेमोरी से डिस्क मेमोरी में स्थानांतरित किया जा सके। काम क्या है इसका, अस्थायी रूप से डाटा को रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम से डिस्क, चाहे कॉम्पैक्ट डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, किसी भी प्रकार के डिस्क हो, डिस्क में स्थानांतरित किया जा सके। आज का हमारा संदेश सार्थक पहल बदलाव हमसे है की ओर से, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। क्या इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो जो आप सोचोगे वो पूरा होगा, हर सपना आपका पूरा होगा, तो इसलिए हौसले की ज़रूरत है और हौसलों के अनुसार हमें काम करने की भी ज़रूरत है, बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मित्रों, सार्थक पहल के साथ आप लोगों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से सार्थक पहल का सहयोग करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें, इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।